आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स या राजनीति के बारे में आम समझ ये है कि पॉलिटिक्स सत्ता या पावर को हासिल करने का और सत्ता में बने रहने का प्रोसेस है। हमें जहां भी पावर स्ट्रगल दिखाई देता है हम उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। चाहे वो दो लोगों के बीच पावर स्ट्रगल हो या दो से ज़्यादा बड़े ग्रुप में, जैसे कि रिश्तों में या परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, समाज में, कहीं भी कोई पावर स्ट्रगल हो, सत्ता का संघर्ष हो, हमारे लिए वो सब पॉलिटिक्स है। बेसिकली जहां दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे वहां सबके अलग अलग इंटरेस्ट भी होंगे। सभी के इंटरेस्ट अलग अलग हुए तो वो एक दूसरे के राइवल हो सकते हैं। इस तरह राइवल इंटरेस्ट जब आपस में compete करते हैं तो हम अपने विचारों और अपने इंटरेस्ट के साथ उस स्ट्रगल में शामिल हो जाते हैं और अपने विचार और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही पॉलिटिक्स है। मतलब जब से इंसान धरती पर है, पॉलिटिक्स भी तभी से है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट रॉबिन डनबर ने कहा था कि एक इंसान का दिमाग ज्यादा से ज्यादा 150 लोगों के साथ अपने रिश्तों का हिसाब किताब रख सकता है। मतलब टेक्निकली और थियोरेटिकली ह्यूमन ब्रेन 150 लोगों के ग्रुप साइज के साथ इजी और कंफर्टेबल होता है। 150 की इस संख्या को डनबर नंबर भी कहा जाता है। समाज विज्ञानी मानते हैं कि इंसान ने जब खेती शुरू की और 150 से ज्यादा लोगों की संख्या में ग्रुप बनाकर रहना शुरू किया तो एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो सामूहिक जीवन को लेकर उसके दिमाग का बोझ कम कर सके। ये स्वशासन की पहली सीढ़ी बनी और यहीं से राज्य और सत्ता के बीज फूटे, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत के साथ ही ग्रुप को मैनेज करने की समस्या का निदान हो गया। लेकिन इसके बाद राजनीति को चलाते रहने के लिए संवाद और संघर्ष का एक निरंतर सिलसिला भी शुरू हो गया जो आज तक जारी है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होते गए, ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लिकेट होती गई और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम भी कॉम्प्लिकेट होता गया। गांव टोले में या जाति के भीतर लोकतंत्र रह गया और उसके ऊपर धर्मतंत्र और राजतंत्र वाली कई इकाइयां बन गई। पावर के लिए रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच कभी समझौता हुआ तो कभी स्ट्रगल भी हुआ। लेकिन जिन लोगों के पास भी पावर आया वो इसे खोना नहीं चाहते थे, बल्कि इन लोगों ने पावर को अपनी संपत्ति और अपनी विरासत बनाने के तमाम प्रयास किए। इसलिए ये एक रूढ़िवादी व्यवस्था थी जो इंसान को जाति, धर्म, नस्ल और जन्म स्थान से स्थायी तौर पर जोड़े रखना चाहती थी। और ये व्यवस्था सत्ता और ईश्वर की पूरी शक्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित करती थी। लिहाजा बहुसंख्यक इंसानी समाज हाशिए पर चला गया। विद्वानों को शुरू से इस व्यवस्था में खोट दिख रही थी। उनमें ऐसे विद्वान भी थे जो मानवाधिकारों पर आधारित लोकतंत्र की बातें कर गए। उन्हें लगता था कि व्यवस्था के हर स्तर पर लोकतंत्र होना चाहिए और उस लोकतंत्र की बुनियाद मानवाधिकारों पर रखी होनी चाहिए। ये पुरानी व्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में उपजी थी। इसके तहत उत्पादन के सारे संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा था, बाकी लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इस पुरानी व्यवस्था को आगे चलकर चुनौती मिली। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और व्यापार होने लगा तो अर्थतंत्र भी बदला। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, औद्योगिक क्रांति हुई और इसी के साथ साथ एक आर्थिक क्रांति भी पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैली। इस आर्थिक क्रांति ने शासक और गुलाम वर्ग के बीच एक मध्य वर्ग पैदा किया और गुलामों का आर्थिक महत्व भी बढ़ने लगा। तब मानवाधिकारों और लोकतंत्र के रास्ते खुलने लगे। व्यापार के विकास और आर्थिक शक्तियों के बंटवारे की एक लंबी कहानी है जिसने हाशिए पर बैठे समाज को भी पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल करा दिया और उनके ही दबाव की वजह से धीरे धीरे राजनीति लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ी।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस पूरे प्रोसेस का सबसे सटीक उदाहरण है। इतिहास के इसी मोड़ पर राजतंत्र, धर्मतंत्र और जड़ सामाजिक व्यवस्था को दक्षिणपंथ और इस व्यवस्था में बदलाव की प्रवृत्तियों को वामपंथ का नाम मिला। पिछली 2 शताब्दियों में लोकतंत्र पूरी दुनिया में कॉमन चॉइस बन चुका है। अगर आप आम जनता के रूप में सोचेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार लोकतंत्र ही क्यों कॉमन चॉइस बना। लेकिन हम जानते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं हुए। डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी आज भी हकीकत है। भांति भांति के राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के चलते पिछली शताब्दी में 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं। जहां लोकतंत्र है वहां चुनाव में निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों का स्तर अलग अलग है। इसलिए सत्ता का यह संघर्ष सनातन है। इंसान को शासन और सत्ता की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इन सब के बीच अपने हितों की रक्षा कैसे की जाए, एक आम इंसान के लिए यही पॉलिटिक्स है। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र पार्टी पॉलिटिक्स के रास्ते से चल रहा है। पार्टियां अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स और आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का दावा करती हैं। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। हर नागरिक को पॉलिटिकल पावर से जोड़ा गया है वोटिंग राइट्स के जरिए। इलेक्शन में नागरिक अपना पॉलिटिकल पावर अपने प्रतिनिधि को डेलीगेट करते हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में वोटर अपना पावर पार्टियों को सौंप देते हैं और पार्टियां इस पावर को अपने कुछ प्रमुख लोगों के हाथ में देती हैं जो सत्ता और सरकार चलाते हैं। जब एक दूसरे की विरोधी पार्टियां आपस में कम्पीट करती हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर क्लेम्स करती हैं और कहती हैं कि इन प्रोग्राम्स को एक्शन में लाने के लिए हमें समर्थन दीजिए, तो हमारे लिए यही पॉलिटिक्स है कि हम किस पर विश्वास करें और किसे वोट दें। लेकिन यहाँ 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल है एजेंडा और दूसरा सवाल है प्रोसेस का, जिसे हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं। पॉलिटिक्स का एजेंडा क्या है, मतलब पॉलिटिक्स किस चीज के लिए? इसका क्लासिक जवाब यह है कि पॉलिटिक्स से ही यह तय होता है कि किसको क्या मिलेगा। इस हिसाब से पॉलिटिक्स भौतिक संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया की राजनीति इसी रास्ते पर चल रही है। कम से कम कहा तो यही जाता है। स्टेट का कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें विचारधारा के हिसाब से लेफ्ट या राइट की पार्टियां हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, वेल्थ क्रिएशन, ह्यूमन कैपिटल की बातें होती हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एक सेंट्रल आइडिया है, मतलब ऐसे अधिकार जो मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से सभी को प्राप्त हैं और उनकी रक्षा करना हर राज्य, हर देश का कर्तव्य है। आज की डेमोक्रेसी मोटे तौर पर इसी सेंट्रल आइडिया का विस्तृत रूप है, जिसे पूरे सिस्टम के तौर पर डेवलप और एक्सेप्ट किया जा चुका है। पब्लिक वेलफेयर की राजनीति इस पूरे सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स है। दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी का यही फॉर्म देखने को मिलता है और डेमोक्रेसी का ये आइडिया कमोबेश उन देशों में भी अहमियत रखता है जहां चुनाव नहीं होते या जहां राजतंत्र है या जहां तानाशाही है। लेकिन भौतिक संसाधनों और ह्यूमन राइट्स के इर्द गिर्द बुने गए इस यूनिवर्सल पॉलिटिकल एजेंडा को 2-3 दशक बाद ही चुनौती मिलने लगी थी। रोटी, कपड़ा और मकान का संघर्ष बिना पूरा हुए ही पीछे छूट गया। आइडियोलॉजी को आइडेंटिटीज के आगे झुकना पड़ा। ह्यूमन वैल्यूज और लाइफस्टाइल ने सेंटर स्टेज ले लिया और कल्चर पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। आज आपके सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप लेफ्ट या राइट में बांटकर नहीं देख सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण, जेंडर, सेक्सुअल राइट्स, माइग्रेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह। मतलब पॉलिटिकल एजेंडा में अब किसको क्या मिलेगा, इससे पहले यह तय करना शामिल हो चुका है कि कौन क्या है और कौन क्या चाहता है। हो सकता है कि आप जो हैं उसकी वजह से आप भौतिक विकास चाहते हैं, लेकिन मैं जो हूं उसकी वजह से मैं प्रकृति का संरक्षण चाहता हूं। इसलिए अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल चुका है। पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया भी बदल चुका है। पॉलिटिक्स की स्टडी में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। अब आप ब्रांडिंग, मार्केटिंग और साइकोलॉजी के बगैर राजनीति की व्याख्या नहीं कर सकते।
अब नारों से ज्यादा नैरेटिव्स चलते हैं। आपने कभी सोचा है कि नैरेटिव्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स में नैरेटिव्स का मतलब है अपने टारगेट ऑडियंस को एक खास नजरिया प्रदान करना। मतलब ये बताना कि आप कौन हैं और आपको क्या होना चाहिए और आप कैसे वो बन सकते हैं। इसमें साधन या संपत्ति का बंटवारा अंतर्निहित है, शामिल है, लेकिन ज्यादा जोर बंटवारे पर नहीं है, बंटवारे की फिलॉसफी और पॉलिसी पर है। उससे भी ज्यादा जोर उसके नरेशन पर है, ताकि वो टारगेट ऑडियंस को इमोशनली टच करे, कन्विंस करे। पार्टियां आपके विश्वासों और नैतिकता का इस्तेमाल करके नैरेटिव्स कंट्रोल करती हैं। नैरेटिव चल जाए तो फिर सच झूठ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टारगेट ऑडियंस इमोशनली चार्ज रहे तो फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन सब पच जाते हैं। एजेंडा के बाद दूसरा सवाल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। चुनाव इसका केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट। पावर में आने के लिए पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, दावे करती हैं और नैरेटिव्स खड़े करती हैं, और पब्लिक वोट देकर पार्टियों को मौका देती है कि वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को लागू करें। चुनाव के बाद घोषणा पत्र के ज्यादातर वादे और चुनावी दावे हवाई साबित होते हैं। कभी संसाधनों की कमी का हवाला दिया जाता है, कभी पर्याप्त बहुमत की कमी का, कभी सही समय का, और मुद्दे बरसों बरस टलते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आम जनता में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के प्रति निराशा और मोह भंग पैदा होता है, और इस निराशा से अगले चुनाव, अगले नैरेटिव और अगले एजेंडा का बीज फूटता है। समझने की जरूरत है कि वोटों और वायदों की लेन देन में गैप है। ये गैप इसलिए है क्योंकि हम जिन नैरेटिव्स पर राजनीतिक प्रोसेस को चला रहे हैं, हकीकत उनसे कई गुना ज्यादा जटिल है। इस गैप का सही सेंस ही हमें एम्पावर्ड सिटीजन बना सकता है। इस गैप को सिर्फ चुनावों के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। इसे खत्म किया जा सकता है मजबूत और सेहतमंद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जरिए, जैसे कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सेंट्रल बैंक, कंपटीशन कमीशन, सूचना आयोग और इस तरीके के दूसरे मॉनिटर्स और रेगुलेटर्स। ये इंस्टीट्यूशंस ही पॉलिटिक्स में ट्रस्ट ला सकती हैं और डिबेट को मीनिंगफुल बना सकती हैं। सच पूछिए तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स अपनी पब्लिक से ये डिमांड नहीं करती कि वो अचीवमेंट्स को काउंट करे, बल्कि पॉलिटिक्स ये डिमांड करती है कि पब्लिक पूरी सिंसियरिटी के साथ एजेंडा और जमीनी हकीकत के बीच के गैप को समझे और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उसे डील करे। इस विषय में अपने विचार कमेंट में दर्ज करें। कृपया प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।